हाँ देखिए, अब आज हम चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आपको हम वित्तीय संसाधन के बारे में पढ़ाएंगे। आपने शैक्षिक संसाधनों के प्रबंधन में भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन का अध्ययन तो कर लिया। अब किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमको वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रबंधन, देखिए, वित्तीय प्रबंधन का या वित्तीय संसाधन का तात्पर्य यह है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए हमको वित्त की अर्थात धन की आवश्यकता होती है। अगर धन नहीं है तो कोई भी कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं हो सकता। जिस प्रकार से जंग जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए अच्छे शस्त्रों की आवश्यकता होती है, और वह शस्त्र कैसे प्राप्त होते हैं? धन से प्राप्त होते हैं। अगर धन नहीं है तो आपके पास अच्छे हथियार नहीं हो सकते हैं, और हथियार अगर अच्छे नहीं हैं तो आप लड़ाई भी सही रूप से जीत नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा के अच्छा संचालन के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए वित्तीय प्रबंधन का होना बहुत ही आवश्यक है। इस वित्तीय प्रबंधन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसमें इसके मुख्य उद्देश्य 3 हैं। नंबर 1, वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को धन मुहैया करा करके विद्यालय की शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, उपलब्ध वित्त को उचित समायोजन करके हम शिक्षा को अग्रसारित कर सकते हैं। तीसरा, विद्यालय प्रबंध के वित्त के महत्व को जान सकेंगे। इसलिए सरकार वित्तीय प्रबंधन पर विशेष बल दिया, और वित्तीय प्रबंधन के लिए सरकार ने विद्यालय को अनुदान देना प्रारंभ किया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने या हमारी ये विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के रूप में हमारी सरकार ने विद्यालय को के अनुदान, जैसे प्राथमिक विद्यालय में 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 7,000 रुपये प्रति जिले के हिसाब से वो प्रति जिले में खर्च करने के लिए दिया। सभी विद्यालयों में 5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 7,000, प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपये खर्च करने का अनुदान प्रदान किया। ये इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था बनाई गई। नंबर 1, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत के हेतु वित्तीय प्रबंधन हो। पहला मतलब विद्यालय में जो उपकरण हो, जैसे पढ़ाने की सामग्री हो, पंखा इत्यादि हो, फर्नीचर हो, इसके लिए मरम्मत के लिए दिया जाए। नंबर 2, बच्चों के बैठने की सुविधा की व्यवस्था, जैसे दरी, चटाई, फर्नीचर, कुर्सी, मेज आदि की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, आवश्यक स्टेशनरी को खरीदने के लिए इस पर धन व्यय किया जाए। नंबर 4, पुस्तकालय में किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर आदि को, चाक, डस्टर, नक्शा चाहे प्रदेश का हो, जिले का हो या देश का हो, सबका यह ग्लोब, दीवार, घड़ी आदि की व्यवस्था के लिए विद्यालय जो है पैसे का प्रबंध करे। विद्यालय की साफ सफाई हेतु धन की आवश्यकता। नंबर 6,
विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु पैसे की व्यवस्था और प्रधानाध्यापक कक्ष तथा विद्यालय के सभागार आदि कक्षों को सुसज्जित करने के लिए भी धन की ये प्रबंधन किया गया और इसके लिए इस अनुदान जो है सरकार दी। अब वित्तीय प्रबंधन के मुख्य साधन कौन कौन हो सकते हैं, माने किसके किसके द्वारा हम धन को इकट्ठा कर सकते हैं, किस माध्यम से कर सकते हैं। तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन के मुख्य साधन के रूप में हम निम्नलिखित रूप से बताते हैं आपको। नंबर 1, विद्यालय अनुदान। नंबर 2, TLM ग्रांट, TLM ग्रांट। नंबर 3, समुदाय से प्राप्त धन। नंबर 4, विद्यालय की भूमि संपत्ति से प्राप्त धन। विद्यालय की भू संपत्ति से प्राप्त धन। और नंबर 5, ग्राम पंचायत निधि तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। ग्राम पंचायत निधि एवं जनप्रतिनिधियों निधियों द्वारा प्राप्त अनुदान। तो देखिए विद्यालय में किस प्रकार से धन किन साधनों के माध्यम से यह प्राप्त होता है, उसमें मुख्य है पहला विद्यालय अनुदान द्वारा। विद्यालय अनुदान का मतलब यह है कि सरकार जो है शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो देश की प्रगति कर सकती है, तो शिक्षा पर व्यय करने के लिए सरकार अनुदान देती है। अनुदान केंद्र सरकार राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार जिलों में वितरित करती है। तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो होती हैं विद्यालय चलाने के लिए अनुदान देती हैं। वह धन जो है विद्यालय के विभिन्न कार्यों में खर्च करके उसका सदुपयोग करके विद्यालय को आगे बढ़ाने में उसकी आवश्यकता होती है और बढ़ाया जाता है। इस अनुदान के द्वारा फर्नीचर, पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाएं, अध्यापक का वेतन, आवश्यक उपकरण, इन सब में अनुदान के द्वारा जो है पैसे को खर्च किया जाता है और उसका जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही से हो सके। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मतलब यह है कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो राज्य सरकारों के द्वारा इसको सामग्री को खरीदने के लिए राज्य सरकारों द्वारा धन प्राप्त होता है। राज्य सरकारें धन मुहैया कराती हैं कि विद्यालय में विभिन्न प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं उनको जैसे पढ़ाने के उपकरण, बच्चों के बैठने की व्यवस्था, ग्लोब, नक्शा आदि की व्यवस्था जो है TLM के द्वारा हो सके। नंबर 3, समुदाय से धन प्राप्त। देखिए हमारे देश में बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय,
पारसी समुदाय, मतलब विभिन्न लोग रहते हैं जो कि अपने समुदाय के विद्यालयों को बढ़ाने के लिए अनुदान भी देते हैं, दान भी देते हैं। बहुत से लोग धनी मानी व्यक्ति संस्था में दान करते हैं और विद्यादान सबसे बड़ा दान है। तो इस तरह से इनके द्वारा जो पैसे जो लोग अनुदान दे देते हैं, जो विद्यालय को समर्पित कर देते हैं, इसके द्वारा जो है धन जो प्राप्त होता है उसका सही उपयोग करके शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, विद्यालय की भू संपत्ति से अर्जित धन। देखिए, विद्यालय की भू संपत्ति, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा खेत ज़मीन है, उसमें खेल के मैदान भी हैं, कुछ भागों में खेती भी होती है, कुछ लोग विद्यालय के रोड के सामने मकान भी बनवा देते हैं, किराए के मकान भी बनवा देते हैं। तो इस तरह से भी धन जो है उसमें प्राप्त होता है। किराए से जो धन आता है, खेत से जो धन, जो अनाज उपलब्ध होते हैं या जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसको बेच करके विद्यालय में लगाया जा सकता है। नंबर 5, ग्राम पंचायत निधि एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त अनुदान। देखिए, विद्यालय में ग्राम पंचायतें जो है अनुदान देती हैं, चंदा देती हैं, वो अनाज भी देती हैं, गुड़ भी देती हैं, पैसे भी देती हैं, शारीरिक श्रम भी गांव वाले करते हैं। इस तरह से ये पैसा जो मिलता है उसको शिक्षा के उपयोग के लिए लगाया जाता है। और जनप्रतिनिधियों द्वारा, अर्थात जैसे MLA, MP या चेयरमैन आदि लोगों के द्वारा भी विद्यालय में धन उपलब्ध कराया जाता है और उनका नियम पूर्वक उनको उपयोग में ला करके विद्यालय को, विद्यालय की बिल्डिंग को, विद्यालय के शैक्षणिक कार्यों को सही रूप से संचालित किया जा सकता है। इस प्रकार से शासन द्वारा प्राप्त या जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त धन का सही उपयोग करके शिक्षा का सही रूप से प्रबंधन किया जाता है। इसलिए यह संसाधन जो है, वित्तीय संसाधन जो है, वो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए। तो देखिए, शासन द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। देखिए, अगर सरकार के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, TLM के द्वारा, समुदाय के द्वारा जो भी पैसा विद्यालय को मिलता है तो उसको अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना चाहिए। उसमें को खर्च करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन हो। कहने का मतलब कि कौन सी वस्तु लेनी है, कितनी लेनी है, ये नहीं कि महंगी है तो उसको ले लिया जाए, उसको कई दुकानों से इसका लिया जाए, उसका नमूना लिया जाए, उसके रेट के बारे में जाना जाए, जो चीफ एंड बेस्ट हो उसको विद्यालय के लिए, अर्थात अच्छी भी हो और कम दाम की हो, उसको लगाया जाए जिससे अधिक से अधिक विकास हो सके। तो कहने का मतलब कि क्रय एवं भुगतान हेतु निर्धारित नियमों का पालन किया जाए। पहला बात ध्यान देने योग्य बात होती है। नंबर 2, तर्क संगत प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं को क्रय किया जाए। किस वस्तु को हमको कैसे करना है, कितने में ये मिल सकती है, इसका कितना उपयोग है, कैसे बच्चों को कौन बहुत आवश्यक है, और बच्चों के खेल के लिए खेल के मैदान में कैसे खर्च किया जाए, कौन कौन से ऐसे सामान का क्रय किया जाए जो बच्चों की शिक्षा के लिए
बहुत ही उपयोगी हो। इस तरह से तर्कसंगत प्रक्रिया के अंतर्गत जो है खरीदा जाए। नंबर 3, क्रय की जाने वाली वस्तुओं को निर्धारित बजट के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ये इसका पालन करना चाहिए। अगर बजट कम है तो उसके कम लिया जाए, लेकिन उचित लिया जाए। अगर बजट अधिक है तो अधिक से अधिक छात्रों को उपलब्ध कराया जाए। और लास्ट, क्रय की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए। ऐसा सामान न लिया जाए कि पैसा भी लग जाए और सामान भी खराब मिले। इसलिए उसकी गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए गुणवत्तापूर्ण वस्तु को ध्यान में रखा जाए। बस यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ।